मैंने तो किसी से भी शादी नहीं की। आरती अभिमन्यु के हाथों को झटक देती है और गुस्से से कहती है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझा? मुझे सब पता है। तूने शादी भी कर ली है और अब क्या कह रहा है? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, न नहीं दी, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था। आरती तेज आवाज में कहती है, और यह क्या? तू फिल्म की शूटिंग कर रहा था शर्टलेस होकर, हाथों में गुलाब लेकर। बता, किसे प्रपोज कर रहा था? मुझे सब कुछ पता है। अभिमन्यु ने झूठ बोलने की कोशिश की। अभिमन्यु कहता है, दीदी, वह मेरा नया प्रोजेक्ट है, मैं उसी पर काम कर रहा था। अभिमन्यु को ये लगा था कि शायद आरती ने सारा को नहीं देखा, जबकि वह इस बात से बेखबर था कि आरती तो उसके सारे कांड पहले ही देख चुकी थी। आरती उसकी बात सुनकर गुस्से से अभिमन्यु का कान पकड़कर खींचते हुए कहती है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, समझा? मुझे सब कुछ पता है। और ये क्या? सामने एलसीडी की स्क्रीन पर कौन लड़की थी? देखने में तो सुंदर ही थी, पर उसने इतनी जल्दी कॉल क्यों कट कर दी? कम से कम ये तो देख लेती कि मेरी छोटी भाभी दिखती कैसी है। अभिमन्यु सिर पकड़कर कहता है, यार, सारा ने तो आपको देख लिया, वह पता नहीं क्या सोचेंगी। आरती गुस्से से कहती है, क्या सोचेगी? बहन हूं मैं तेरी, और तूने उससे कुछ नहीं बताया क्या? अभिमन्यु परेशानी से कहता है, दीदी, मैं सही टाइम आने पर सबको सच बताने वाला था, बट। आरती गुस्से से कहती है, क्या सही टाइम पर बताना चाहता था? क्या सही टाइम होगा, जब तेरे बच्चों की शादी हो चुकी होगी और मैं ये सब जा चुके होंगे? बता, कितने बच्चे हैं तेरे? अभिमन्यु जल्दी से कहता है, दीदी, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैंने अभी शादी की है। आरती गुस्से से कहती है, देख, सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपनी बीवी से दोबारा शादी जरूर करेगा। अभिमन्यु एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझी? आरती उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, बेवकूफ, तू सब बातें आसानी से समझ जाता है, लेकिन सही बातें जब आती हैं, तो तेरा दिमाग अटक जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि तू अपनी बीवी से दोबारा शादी कर ले, समझा? अभिमन्यु कहता है, आप परेशान मत करिए। आरती सोफे से खड़ी होकर बाहर जाने लगती है। अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, दीदी, कहाँ जा रही हो? आरती मुस्कुराते हुए कहती है, सबको बताने जा रही हूँ कि अभिमन्यु शादी के लिए तैयार हो गया और लड़की भी ढूंढ ली है। अभिमन्यु तुरंत आरती के पास आकर कहता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, दीदी, आप ये बात किसी को भी मत बताना, प्लीज। प्लीज, आप समझिए, कुछ लोग हैं जो अपने प्रॉमिस तो तोड़ देते हैं। आरती उसे देखकर कहती है, मेरा कुछ लेना देना नहीं ऐसे लोगों से, समझा? और ये बताओ, कितने दिन तक तुम ये सब छुपाने वाले हो? क्योंकि मैं नहीं रुक पाऊंगी, अगर यह बात मेरे मुंह से निकल गई तो मैं दादी को कभी भी बता दूंगी। अभिमन्यु आरती के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, दीदी, ज्यादा टाइम नहीं, बस कुछ टाइम की बात है। अब बस कुछ टाइम रुक जाए, कुछ वजह, जिस कारण मैं ये सब कुछ नहीं बता पा रहा। आरती अभिमन्यु के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, बट ये याद रखो, जितना जल्दी हो सके अपने मैटर को सॉर्ट आउट करो और सब फैमिली वालों को ये बात बताओ, क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया, तो सब नाराज हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, दादी माँ छोटी छोटी बातों को कितनी ज्यादा दिल से लगाती हैं। अभिमन्यु समझते हुए कहता है, ठीक है, दी, मैं जल्द ही सब कुछ सही कर लूंगा। आरती धीरे से कहती है, अपनी बीवी को जाकर मना लो, क्या पता वो नाराज हो गई हो। अभिमन्यु मुस्कुरा देता है, और आरती रूम से चली जाती है। अभिमन्यु एकदम से आशीष का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैसे जीजू, आप तो बड़े गजब के हो, मेरी एक बात भी नहीं छुपा पाए। आशीष हंसते हुए कहता है, अरे यार, मैं क्या करता? तेरी बहन ने सब कुछ शायद सुन लिया और फिर कमरे में आकर हिटलर की तरह मेरे सिर पर खड़ी हो गई। आशीष कुछ और कहने ही वाला था, तभी उसे कुछ सुनाई देता है, और वह घबराते हुए कहता है, क्या तो मैं हिटलर हूँ? तभी वह रुक जाता है, क्योंकि सामने आरती खड़ी थी, और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। गुस्से से आरती आशीष को देख रही थी। जैसे ही वह रूम से बाहर जाने लगती है, वह गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, तुम लोगों से कुछ नहीं कहना।
फिर वह तेजी से बाहर की तरफ चली जाती है। आशीष आरती के जाते ही अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, साले साहब, तुम्हारे चक्कर में कहीं मेरा तलाक ना हो जाए। फिर वह हंसते हुए बाहर की तरफ दौड़ जाता है। इधर सारा अभिमन्यु से बात कर रही थी कि अचानक फोन की दूसरी तरफ किसी अनजान लड़की की आवाज सुनाई देती है। एक पल को सारा की सांस थम जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाथों में पकड़ा हुआ फोन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जाती है। सारा के हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कानों में वही हंसी गूंजने लगती है, एक अजीब सी, कड़वी, घिनौनी हंसी। धीरे धीरे सारा के होश जवाब देने लगते हैं। वह लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर जाती है। अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से चेहरा ढांक लेती है और चुपचाप रोने लगती है, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत गहराई से टूट गया हो। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, पर मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपनी रुलाई को दबाने के लिए दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लेती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द जैसे बुरी तरह बाहर निकलना चाहता हो। सिसकियों की गूंज कमरे की दीवारों से टकराने लगती है। फर्श पर लेटी हुई सारा अपने घुटनों को अपने सीने से कसकर चिपका लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और पसीने से उसका शरीर भीग जाता है। तभी उसके कानों में एक घिनौनी आवाज फिर से गूंजती है, तुम किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। तुम्हें कोई कभी प्यार नहीं करेगा। तुम जैसी लड़कियां तो बस मर्दों की प्यास बुझाने के लिए होती हैं। सारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बुरी तरह से अपने कानों को हाथों से दबा लेती है और जोर से चिल्लाती है, नहीं, नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरा अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तुम्हारी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वह आवाज एक बार फिर हंसती है और कहती है, जो मरा हुआ है वो मुझे क्या मारेगा। सारा की आंखों में खून उतर आता है। वह गुस्से से चिल्लाती है, अगर तू मरा हुआ भी है ना, तो मैं तुझे फिर से मार डालूंगी। बंद कर अपनी गंदी आवाज। इतना कहकर वह जमीन पर गिरा मोबाइल उठाती है और पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारती है। फोन के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। सारा अब घुटनों में सिर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और बड़बड़ाने लगती है, मुझे अपने अभिमन्यु पर भरोसा है, सबसे ज्यादा। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो मुझे धोखा देने का तो क्या, ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। इस वक्त सारा पूरी तरह से होश खो बैठी थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, चेहरा लाल हो गया था और आंखें पागलपन से भरी हुई थी। उसके चारों तरफ सिर्फ दर्द, भ्रम और डर का कोहरा था। कमरे में एक डरावनी खामोशी फैल चुकी थी और उस खामोशी में सिर्फ सारा की टूटती सांसें और बिखरते भरोसे की आवाज गूंज रही थी। इधर आशीष और आरती के चले जाने के कुछ ही देर बाद अभिमन्यु बेचैनी से सारा को कॉल करने लगता है, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद सारा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हर बार कॉल फेल होते ही अभिमन्यु के चेहरे पर घबराहट और बढ़ती जाती है। वह बार बार अपना फोन देखता, दोबारा कॉल करता, लेकिन नतीजा वही, फोन बंद। उसे डर था कि शायद सारा ने उसकी और आरती की आवाज सुन ली है। उसके मन में अजीब सा डर समा गया था। नहीं, सारा, कुछ गलत मत सोच लेना प्लीज, अभिमन्यु बड़बड़ाता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, झूठ, साजिशें, धोखा, पर सारा की नाराजगी नहीं। वो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है। जब मन नहीं मानता तो वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। इस वक्त पूरा घर सो चुका था, सन्नाटा फैला हुआ था। अभिमन्यु सीधा पार्किंग की ओर बढ़ता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स भी चलने को होते हैं, लेकिन अभिमन्यु उन्हें हाथ के इशारे से रोक देता है। वो अपनी सांसें थोड़ी देर तक काबू में लाने की कोशिश करता है, फिर फोन उठाकर किसी को कॉल करता है। आर यू श्योर? सारा वही है जहां मैं सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ से विपुल की आवाज आती है, यस सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सारा वही है, हमारे लोग उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। वो सुबह से वही है और अब रात को भी वहीं रुकने वाली है। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है। ओके, उसकी आवाज में हल्का सा सुकून,
लेकिन घबराहट अब भी बाकी थी। विपुल थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कहता है, अब भाई, दोबारा कॉल मत करिए प्लीज। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, मुझे भी जीने दो। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराता है और जवाब में कहता है, तू भूल गया है क्या? तू मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है और ये जिंदगी तूने खुद चुनी है। तो अब मेरा डोमिनेशन पूरे 24 घंटे झेलना पड़ेगा तुझे। विपुल हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, तेरे डोमिनेशन को झेलने के लिए तेरी बीवी है, समझा? अब मुझे आजाद कर। तभी एक लड़का विपुल के पास आकर उसे कुछ कहता है और इशारा करता है कि चलना है। विपुल जल्दी से कॉल काट देता है। इस वक्त विपुल एक क्लब में था। वैसे तो उसे ऐसी जगहों पर आना कभी पसंद नहीं था, खास तौर पर अकेले। लेकिन आज उसका स्कूल का रियूनियन था, इसलिए उसे आना पड़ा। उसने सोचा था कि शायद पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगेगा, कुछ यादें ताज़ा होंगी। लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर कोई अपनी महंगी घड़ी, लग्जरी गाड़ी और हाई प्रोफाइल जॉब्स की बातें कर रहा था। कोई अपनी फॉरेन ट्रिप्स की डिटेल्स सुना रहा था तो कोई अपने ऑफिस की पोजीशन को शो ऑफ कर रहा था। लड़कियां, जिनके बीच स्कूल टाइम में विपुल हीरो की तरह फेमस था, आज वो सब किसी और ही दुनिया में थी। कई तो शादीशुदा थी, कुछ अपने पतियों के साथ आई थी और सब अपने हस्बैंड्स के पैसे और ज्वेलरी का खुलेआम प्रदर्शन कर रही थी। विपुल को पता नहीं क्यों इन सब चीजों से अजीब सी चिढ़ हो रही थी। वो चुपचाप एक टेबल पर बैठ गया, जहां थोड़ी शांति थी। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और अपने आप में खो गया। असल में विपुल वहां से उठकर जाना चाहता था, पर नहीं जा सका, क्योंकि उसके फेवरेट टीचर्स भी पार्टी में मौजूद थे। विपुल का रिश्ता अपने स्कूल टीचर्स से हमेशा खास रहा था। वो उनके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि गर्व का कारण था। हर साल क्लास में टॉप करने वाला, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला, एक सच्चा जीनियस। तभी पार्टी में एक लड़की लगातार विपुल को देख रही थी। वो वही लड़की थी जो स्कूल टाइम से ही विपुल को पसंद करती थी, पर विपुल ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उसका ईगो तब भी हट हुआ था, और आज भी। उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी आज वो इतनी सज धज कर सिर्फ विपुल की वजह से ही आई थी। उसे लगता था कि विपुल को रिजेक्ट करके उसने जो सिला पाया था, विपुल को अब उसके लिए पछताना चाहिए। वो लड़की अब अपने पति के साथ सिला की टेबल की ओर आती है। पति के कंधे पर हाथ रखे हुए वो मुस्कुराकर विपुल से कहती है, वैसे विपुल, सुना है तुम्हारी लाइफ अब थोड़ी बदली है। मतलब, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो ना, जैसे किसी के पर्सनल सेक्रेटरी। विपुल उसकी बात सुनकर चुपचाप उसे देखता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। वो लड़की अपनी बात जारी रखती है, बुरा मत मानना विपुल, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त रहे हो स्कूल के टाइम से। वैसे मेरे हस्बैंड की एक मैगजीन कंपनी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां एक अच्छी सी जॉब दिलवा सकती हूँ। इतना कहकर वो अपने पति की ओर देखकर मुस्कुराती है और थोड़ी अदाओं के साथ कहती है, क्यों हनी, तुम तो मेरी इतनी सी बात मान लोगे ना? देखो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक दोस्त जो कभी इतना इंटेलिजेंट था, अब ऐसी मामूली जॉब करे। हाँ, पढ़ाई में तो तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन लाइफ हर किसी की एक जैसी नहीं होती ना। विपुल अब भी शांत था, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ठंडी सी आग साफ दिखाई देती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उस लड़की और उसके पति पर डाली और अपना ग्लास उठाकर एक घूंट पिया। उसे लड़की की बातों से गुस्सा जरूर आया था, लेकिन विपुल को अपने मूल्य का एहसास था। वो जानता था कि आज वो जहां है, वहां पहुंचने के लिए उसे किसी के पैसे, रुतबे या नाम की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहता, तो इसी पल अपनी असली पहचान सबके सामने उजागर कर सकता था। पर नहीं, शो ऑफ वो करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। विपुल मन ही मन सोचता है। हालांकि विपुल उस लड़की को कोई जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी उसकी टीचर विपुल की तरफ देखकर कहती हैं, वैसे ये ठीक कह रही है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता। तुम हमारे कभी फेवरेट स्टूडेंट थे और आज भी हो, तो फिर तुम छोटी मोटी जॉब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो ये कह रही है कि ये तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे देगी, तो कर लो ना। इससे अच्छा क्या होगा, अपने दोस्त के साथ काम करने में क्या बुराई है? विपुल शांत रहता है, फिर अपनी टीचर की ओर देखता है और सधे हुए अंदाज में कहता है,
मैम, मेरी इतनी सैलरी है जिससे मैं अपनी जिंदगी अच्छे से स्पेंड कर सकता हूँ, अपने सारे खर्च खुद उठा सकता हूँ, और मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स भी हैं। तो मुझे वो लड़की की तरफ एक नज़र डालता है और कहता है, मुझे इनकी कंपनी में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी जॉब काफ़ी अच्छी है, जिससे मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ये तो किसी ने बस अफवाह फैला दी कि मुझे सैलरी नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर वह लड़की गुस्से से अपने नाखूनों को अपनी हथेली में चुभाने लगती है, और चेहरा तमतमा जाता है। फिर वह कड़वाहट भरे स्वर में कहती है, तुमने पूरे स्कूल के सामने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था ना। आज मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला सबके सामने लेकर ही रहूंगी। वो फिर एक्टिंग करते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह विपुल, जब तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है तो क्यों ना आज तुम हम सबको ट्रीट दे दो। सभी लोग हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि ये होटल काफी महंगा है और शायद विपुल इसका बिल नहीं चुका पाएगा। सभी की नजरें अब विपुल पर टिक जाती हैं। टीचर थोड़ी नाराज होकर कहती हैं, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये होटल बहुत एक्सपेंसिव है, और हम तो यहाँ सिर्फ विपुल की वजह से ही आए हैं। तुम ऐसे कैसे उनका बिल पे करने को कह सकती हो? हर कोई अपने हिस्से का बिल खुद ही पे करेगा। और विपुल, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। विपुल ड्रिंक का एक सिप लेते हुए मुस्कुराता है और कहता है, इट्स ओके, मैम। मुझे तो खुशी होगी अगर मेरे दोस्त मेरी वजह से आज की पार्टी को एंजॉय कर सकें। वह सभी की ओर देखकर आगे कहता है, जिसको जो ऑर्डर करना है, कर लो। आज का पूरा बिल मैं पे करूंगा। विपुल की बात सुनकर वह लड़की तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से बुदबुदाती है, अब आएगा असली मजा। अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिलाती हूँ। सभी लोग थोड़ा झिझकते हैं और संकोचवश कुछ सस्ते आइटम्स ऑर्डर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मेनू उस लड़की के हाथ में आता है, वह सीधे होटल की सबसे महंगी वाइन्स की बोतलें, सलास और इटालियन फूड ऑर्डर करने लगती है, जिनकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। वाइन की बोतलों की कीमत देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने ये चीजें सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। टीचर थोड़ा उसकी ओर झुककर कहती हैं, इतना एक्सपेंसिव क्यों ऑर्डर कर रही हो? विपुल ये पे नहीं कर पाएगा। वो लड़की मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, ओह, आई एम सॉरी, मैं अभी ये सब वापस कर देती हूँ। मुझे लगा था कि तुम सच में आज का बिल पे करने वाले हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते तो। वैसे मैं कई बार इस होटल में आने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिलता है, और आज मिला है, तो सोचा क्यों ना अपने फेवरेट खाने का मजा ले लूं। अगर तुम कहो तो मैं अपना बिल खुद पे कर सकती हूँ। विपुल सीरियस फेस के साथ ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए कहता है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्डर करना है, कर लो। आज का सारा बिल मैं ही पे करूंगा। कुछ देर बाद सभी का डिनर खत्म हो चुका था। पार्टी फुल नाइट थी, तो अब सब खुलकर एंजॉय करने वाले थे। तभी होटल स्टाफ ने आकर सबको बताया कि विपुल ने सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि पूरे होटल का ओपन नाइट स्टे भी बुक कर लिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, विपुल ने पूरा होटल बुक कर लिया। इसकी सैलरी तो, लगता है हम सब गलत थे इसके बारे में। सबकी नजरों में अब विपुल के लिए रिस्पेक्ट थी और एक हल्की सी जलन भी। लेकिन वह लड़की, जो अब तक विपुल को नीचा दिखाने में लगी थी, गुस्से से अपने नाखून चबाने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत चमकती है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, तुमने मेरा ये प्लान भी फेल कर दिया, विपुल, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो अचानक तेज आवाज में सभी से कहती है, अरे गाइस, क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए? स्कूल में तो हम सब खेलते ही थे, क्यों ना आज फिर से स्कूल की यादें ताज़ा की जाएं। सभी लोग मुस्कुराते हैं और खुशी खुशी हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर नीचे बैठने लगते हैं। होटल स्टाफ ने फर्श पर गद्दे और कुशन पहले से ही रखवा दिए थे। टीचर्स भी मुस्कुराते हुए अंताक्षरी में शामिल होने को तैयार हो जाते हैं। और विपुल, जो एक कोने में अकेला खड़ा था, वह भी सबके पास आकर बैठ जाता है। तभी वह लड़की उठती है और कहती है, एक मिनट, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं बस अभी आई।
टीचर थोड़ा मुस्कुराकर कहती हैं। अरे, तुमने अंताक्षरी शुरू की और अब हमें छोड़कर जा रही हो। लड़की बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है। अरे मैम, जरूरी काम है, बस 1 मिनट, मैं अभी आई। टीचर सिर हिलाकर उसे जाने देती हैं। वह लड़की होटल के कॉरिडोर से होती हुई बाहर निकलती है और वहां खड़े एक स्टाफ से जाकर मिलती है, जो हाथ में वाइन की महंगी बोतल पकड़े खड़ा था। वह धीरे से उसके हाथ में कुछ पैसे रखती है और कहती है, सुनो, इस वाइन में वो मिलाया है ना, जो मैंने दिया था। वह आदमी धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, जी मैम, लेकिन ये सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लड़की उसके हाथ में और ज्यादा पैसे थमाते हुए कहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझे? और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये ड्रिंक किसी और को मत देना, सिर्फ विपुल को ही सर्व करना है। वह आदमी लालच में भरकर कहता है, ठीक है मैम, पर मेरा नाम मत लेना। लड़की अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहती है, नहीं लूंगी, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। वह वेटर सिर हिलाकर अंदर चला जाता है। इधर अंताक्षरी शुरू हो चुकी थी। सब लोग गा रहे थे, हंस रहे थे। तभी वह वेटर आता है और वाइन के गिलास सर्व करने लगता है। लड़की तेज आवाज में कहती है, अरे, खेल में मजा तभी आता है जब हाथ में वाइन हो। चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लो, थोड़ा तो बनता है आज की नाइट के लिए। टीचर हैरानी से उसे देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारी बातें हमेशा अजीब होती हैं। वेटर सबको गिलास देता है, लेकिन विपुल को अलग से वही खास वाइन का गिलास देता है, जिसमें कुछ मिलाया गया था। विपुल उस गिलास को हाथ में लेता है और धीरे धीरे सिप लेना शुरू कर देता है। वो लड़की दूर से खड़ी, अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही होती है, पर वो कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी। वो एक कातिल मुस्कान थी, एक साजिश की कामयाबी की चमक। वहीं इन सबसे अलग अभिमन्यु अपनी काली कार में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक साफ नजर आ रही थी। वह अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरते हुए बड़बड़ाता है, मेरे हाथ लग, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बार बार फोन कट करती है। फिर एक हल्की सांस लेकर वह खुद से कहता है, वैसे मैं अपने साले साहब के घर पहली बार जा रहा हूँ, इंटर कैसे करूंगा ये सोच रहा हूँ। सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। वह थोड़ा रुकता है और मुस्कुराता है, बट ऐसा कुछ नहीं जो अभिमन्यु राजवंश ना कर सके। इधर होटल में, जहां विपुल अपने स्कूल के दोस्तों के साथ यूनियन पार्टी में शामिल होने आया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हंसी, बातें, पुरानी यादें और संगीत का हल्का शोर। इसी होटल के पीछे वाले इलाके में एक बेहद शानदार और हाई प्रोफाइल पार्टी का आयोजन किया गया था। वहां कई नामी पॉलिटिशियन किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, औरतें भारी गहनों से लदी हुई थीं, सोने के वकवाली साड़ियां पहनकर खड़ी थीं और बातों से ज्यादा अपने लिबास की नुमाइश में मग्न थीं। तभी पार्टी के मुख्य गेट पर एक बड़ी सी लग्जरी कार आकर रुकती है। उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। इस कार से एक बेहद प्रभावशाली और सम्मानित शख्स बाहर निकलते हैं। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था, हाथ में सोने की घड़ी, कलाई पर कलावा और माथे पर चंदन का टीका था। उम्र करीब 55-60 के आसपास रही होगी, पर उनकी मौजूदगी में एक गजब का पॉजिटिव माहौल था। जैसे ही वो कार से उतरते हैं, एक बॉडीगार्ड गाड़ी का दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है, लेकिन वह शख्स उसे हाथ के इशारे से रोक देता है और खुद गाड़ी का दरवाजा प्यार से खोलता है। उसमें से एक बेहद प्यारी सी लड़की बाहर निकलती है, जो अपनी आंखों पर चढ़े बड़े बड़े चश्मे को संभालते हुए उतरी। उसने एक सुंदर सा फ्रॉक पहना हुआ था, जो उसके घुटनों से काफी नीचे तक था। वह मासूमियत में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसी समय पीछे की कार से एक 17-18 साल का लड़का उतरता है। उसका स्वभाव देखने में थोड़ा रूखा और शांत प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति उसे देखता है, उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता झलकती है, लेकिन लड़के की नजर उस पर पड़ते ही वह शांत होकर खड़ा हो जाता है। फिर वह लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से सामने खड़े उस शख्स को देखती है। वह शख्स मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, परेशान मत होइएगा, हम जरा मित्रगणों से मिलकर आते हैं।
सिक्योरिटी आपके साथ है। आप दोनों पार्टी एंजॉय कीजिए। वैसे भी आप दोनों पहली बार हमारे साथ किसी जगह आए हैं। अगर थक जाएं तो ऊपर कमरे बुक हैं, वहां जाकर रेस्ट कर सकते हैं। लड़की चारों तरफ नजर घुमाती है, फिर थोड़ी असहजता के साथ कहती है, पापा, ये जगह हमें पसंद नहीं है। ये शोर शराबा, ये भीड़, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और अफसोस का भाव आ जाता है। वह कहता है, हमें पता था बेटा, पर मम्मी अपने मायके गई हुई हैं, इसलिए मजबूरी में तुम्हें साथ लाना पड़ा। हम जानते हैं पिछली बार जब तुम दोनों अकेले थे, तो डर गए थे। इस बार हम कोई चूक नहीं करना चाहते। ऊपर जाओ, रेस्ट करो। जैसे ही पार्टी खत्म होगी, हम तुम दोनों के पास आ जाएंगे। लड़की और लड़का चुपचाप सिर हिलाते हैं। कुछ बॉडीगार्ड उनके साथ ऊपर होटल की तरफ चले जाते हैं, और वह शख्स भी मुस्कुराते हुए पार्टी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं सबसे अलग, विपुल का सिर काफी भारी महसूस हो रहा था। उसने अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर्स की ओर देखा और धीरे से बोला, आप लोग प्लीज पार्टी कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ। बस थोड़ा रेस्ट करना है। किसी ने उसे नहीं रोका। सभी विपुल को अच्छे से जानते थे और समझ गए कि वो कुछ सोच में है। विपुल धीरे धीरे होटल की लॉबी से होता हुआ ऊपर चला गया। उधर उसी पार्टी में एक लड़की अपने पति का हाथ थामे खड़ी थी। उसका पति नशे में पूरी तरह चूर था। वो लड़की अपने होश में थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने कहा, देखिए, अब ये भी बिल्कुल नशे में हो चुके हैं। लगता है हमें भी रेस्ट करना चाहिए। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी ने देखा कि उसके पति की हालत सच में खराब थी, या शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो लड़की अपने पति को सहारा देकर रूम तक लेकर गई, उसे सुलाया, और फिर धीरे से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद वह एक और रूम के सामने आकर रुकी। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। अपने पर्स से एक चाबी निकाली, जो उसने पहले ही एक सर्वेंट से मंगवाई थी, और रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बेड पर कोई लेटा था, जिसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। लाइट ऑन करने की कोशिश न करते हुए, वह लड़की चुपचाप अपने कपड़े उतारती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। उसी होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बने स्वीट में विपुल आराम से सोफे पर बैठा था, हाथ में ग्लास और आंखों में एक गहरी शांति। कुछ बॉडीगार्ड उसके सामने खड़े थे। जो काम कहा था, हो गया? विपुल ने पूछा। बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया। विपुल ने उन्हें जाने का इशारा करते हुए आंखें बंद कर ली और एक ठंडी सांस लेते हुए बोला। उसे लगता था कि वो चालाक है, विपुल रहेजा को काबू कर लेगी। एक ड्रग्स बेचने वाली लड़की समझती क्या है खुद को? ये होटल, ये स्टाफ, सब मेरा है। उसकी हर हरकत मेरे सामने बेशर्मी से खुल चुकी है। विपुल एक हल्की सी हंसी हंसता है। उसके चेहरे पर जीत का सुकून साफ झलक रहा था। कुछ दूरी पर दो बॉडीगार्ड आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर भीष्म सर को पता चल गया कि हमने उनके दुश्मन के साथ मिलकर उनकी बेटी को निशाना बनाया है, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, तू भूल रहा है, हम पहले कहाँ काम करते थे। प्लान सेट है, बस जैसे ही वो लड़की ये जूस पी लेगी, समझो खेल खत्म। उसी वक्त उस मासूम लड़की का दरवाजा खटखटाया जाता है। वो दरवाजा खोलती है, चश्मे को ठीक करते हुए पूछती है, क्या पापा आ गए? बॉडीगार्ड बनावटी मुस्कान लिए जवाब देता है, नहीं मैम, दरअसल आपको भूख लगी होगी, इसलिए हम ड्रिंक लेकर आए हैं, सर के कहने पर। लड़की हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं खाना खा चुकी हूँ, लेकिन थैंक यू। बॉडीगार्ड कहते हैं, सर ने खासतौर पर आपको ये भेजा है। वो लड़की कुछ सोचते हुए ड्रिंक ले लेती है और कहती है, ठीक है, अब आप लोग जाइए। जैसे ही वो ड्रिंक पीती है और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ती है, अचानक उसका सिर घूमने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए गेट को बंद करने के बजाय खुद ही रूम से बाहर निकल जाती है। सर पकड़ते हुए बुदबुदाती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसी वक्त नीचे वो दोनों बॉडीगार्ड एक आदमी को रूम की चाबी देते हैं और कहते हैं, तेरे दुश्मन की सबसे प्यारी चीज, उसकी बेटी अब तेरे रूम में है। जैसा चाहे वैसा कर, कोई नहीं रोकेगा।
वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए चाबी लेते हुए कहता है, अब आएगा असली मजा भीष्म, आज तेरी बेटी को तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर रख दूंगा। वही वह लड़की अपने सिर को पकड़कर बुदबुदाती है, ओजस के पास जाना पड़ेगा। उसी के पास मेरा बैग है जिसमें मेरी मेडिसिन भी है। शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जैसी कोई समस्या हो गई है जो अब सिर पर असर कर रही है। वह अपने सिर को थामे हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है। उसकी आंखें अब धुंधली हो रही थीं। तभी वह एक रूम के सामने आकर रुकती है और हैंडल पकड़कर बड़बड़ाती है, यही तो था ओजस का रूम। वह बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। अचानक दरवाजा झटके से खुल जाता है और वह लड़की लड़खड़ा कर अंदर गिरने ही वाली होती है कि किसी सख्त चीज से टकरा जाती है। वह अपने सिर को सहलाते हुए कहती है, मैं तो ओजस के कमरे में जा रही थी। फिर ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? जिसने दरवाजा खोला था वह विपुल था। वह गुस्से से उस अनजान लड़की को देख रहा था जो उसे दीवार कह रही थी, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। विपुल हैरानी में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि लड़की अचानक ही उसके गले लग जाती है। विपुल बिल्कुल चौंक जाता है। उसे किसी के इतने करीब आने की आदत नहीं थी और आज एक अनजान लड़की उसे बिना वजह गले लगा रही थी। विपुल थोड़ी देर उसे समझने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने कमरे में किसी अनजाने की मौजूदगी का एहसास होता है। वह दरवाजे की तरफ देखता है और दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वह तुरंत लड़की को और कसकर अपने सीने से लगा लेता है और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की ओर ऊंची आवाज में बोलता है, हाउ डेयर यू? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में ऐसे घुसने की? मैं इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह लोग विपुल की कड़क आवाज और कमरे के माहौल को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने किसी के प्राइवेट मोमेंट में दखल दे दिया है और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं, विपुल लड़की को गले से हटाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब वह समझ चुका था कि लड़की को किसी ने कुछ नशा या ड्रग्स दे रखी है। वह जैसे ही मुड़ता है तो लड़की फर्श पर गिरी हुई दिखाई देती है। उसके मासूम चेहरे पर अब भी हल्की सी मासूमियत थी। उसकी मासूमियत को देखकर विपुल पिघल सा जाता है। वह उसे धीरे से गोद में उठाकर अपने बेड पर लेटाता है। फिर उसके पास बैठकर बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस अजनबी लड़की से विपुल को एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। वह धीरे से उसके माथे पर एक हल्की सी किस करता है और बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाते हुए कहता है, मिस ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर, तुम आई तो मेरी जिंदगी में अचानक, बिना इजाजत। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। और पता नहीं कब, विपुल की आंखें भी नम सी हो जाती हैं। वह धीरे धीरे उसकी बगल में बैठा बैठा ही नींद की आगोश में चला जाता है। उस कमरे में इस वक्त एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तूफान के बाद की चुप्पी। वहीं दूसरी ओर, इन सब से बिल्कुल अलग, अभिमन्यु एक पुराने लेकिन भव्य बंगले के सामने खड़ा था। रात के सन्नाटे में वो इधर उधर नजरें घुमाकर देखता है, फिर अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की ओर मुड़कर धीमे स्वर में पूछता है, क्या सिक्योरिटी सायरन बंद है? बॉडीगार्ड ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, जी सर, सुबह तक के लिए अलार्म डिसेबल कर दिया गया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई अंदर दाखिल हुआ है। अभिमन्यु उसकी बात पर हल्की मुस्कान देता है, लेकिन आंखों में गंभीरता झलकती है। ठीक है, लेकिन जरा होशियार रहना। जिसके बंगले में मैं घुसने जा रहा हूँ, उसे पता है मैं कौन हूँ, इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा है। इतना कहकर अभिमन्यु बॉडीगार्ड की मौजूदगी को नजरअंदाज करता हुआ एक सीढ़ी के सहारे बंगले की दीवार पर चढ़ने लगता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है, हल्के से छलांग लगाकर दूसरी तरफ उतरता है, तो सामने एक पेड़ दिखता है, वही पेड़ जो ठीक उस कमरे के पास था, जहां उसकी पत्नी रहती है। अभिमन्यु पेड़ की आड़ में रुककर धीमे से मुस्कुराता है। थैंक गॉड, मेरी स्वीटहार्ट के रूम के पास एक पेड़ है, वरना फिल्मों जैसा पाइप वाला स्टंट करना पड़ता, और यहाँ तो कोई पाइप भी नहीं है। थोड़ा ठहरकर वह खुद से बुदबुदाता है, खैर, ये सब छोड़ अभिमन्यु, जल्दी से अपनी बीवी को मना ले।
वरना कहीं ज्यादा ही नाराज न हो जाए। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ता है, संतुलन बनाता हुआ बालकनी तक पहुंचता है और जैसे ही अंदर छलांग लगाता है, उसका पैर जमीन पर रखे किसी नुकीली चीज से टकरा जाता है। आह! एक हल्की चीख उसके गले से निकलने ही वाली होती है, लेकिन वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। अभिमन्यु, चिल्ला मत। ये दर्द कुछ भी नहीं है तेरी स्वीटहार्ट से मिलने की खुशी के सामने। थोड़ी देर तक अपना पैर पकड़कर बैठने के बाद वह खड़ा होता है और धीरे धीरे कमरे की खिड़की की ओर बढ़ता है। जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर कदम रखता है, एक पल में ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या देखा अभिमन्यु ने उस कमरे में? जैसे ही अभिमन्यु खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल होता है, उसकी आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह जाती हैं। अगले ही पल एक जोरदार चीख उसके गले से निकलती है। सारा! उसकी सांसें रुकने सी लगती हैं। वह बिना एक पल गंवाए भागकर बेड के पास आता है। वहां सारा बेहोश पड़ी होती है, बिल्कुल निःशब्द, निस्पंद। अभिमन्यु घबरा जाता है। उसके घुटने कांपने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर सारा के पास बैठता है, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेता है और हल्के हल्के उसके गाल थपथपाने लगता है। सारा, प्लीज, ओपन योर आइज। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत दूर से सिर्फ तुमसे मिलने। उसकी आवाज कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं जो सारा के माथे पर गिरते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब और नहीं। मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार आंखें खोलो सारा। मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसे अपने सीने से लगाता है और कांपते हाथों से उठाकर धीरे से बेड पर लेटाता है। अभिमन्यु जैसे ही अपने हाथों पर कुछ चिपचिपा महसूस करता है, वो फौरन नीचे की तरफ देखता है। उसकी हथेलियों पर ताजा खून लगा हुआ था। उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं। खून! वो घबरा कर जल्दी से सारा की तरफ देखता है। उसकी नजर सारा के पैरों पर जाती है। वहां से खून बह रहा था, और जहां वो बेहोश पड़ी थी, उस पूरी जगह पर खून फैला हुआ था, लाल, डरावना, सन्नाटा चीरता हुआ। अभिमन्यु की रूह कांप उठती है। सारा! वो लगभग चीखता है। वो पागलों की तरह उसके गाल थपथपाने लगता है। सारा! प्लीज, होश में आओ। देखो क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। मेरी बात सुनो, प्लीज। सारा! लेकिन सारा बिल्कुल भी होश में नहीं आती। उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा था। अभिमन्यु कांपते हुए साइड टेबल से पानी का गिलास उठाता है और जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बस सारा, एक बार जाग जाओ, प्लीज। एक बार। धीरे धीरे सारा की पलकें हल्की सी हिलती हैं। उसके होंठ जरा जरा से कांपते हैं और फिर उसकी आंखें धीमे धीमे खुलती हैं। जैसे ही उसकी धुंधली निगाहें साफ होती हैं और सामने अभिमन्यु को देखती हैं, एक पल के लिए वो ठिठक जाती है। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से, टूटे विश्वास और दर्द का तूफान दौड़ जाता है। वो हिम्मत जुटाकर उठती है और अभिमन्यु के सीने पर लगातार मुक्के मारने लगती है। चीटर, तुम भी दूसरों जैसे ही निकले। तुमने भी मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो हर शब्द के साथ टूटती जा रही थी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों? मैंने तुम पर भरोसा किया था अभिमन्यु। सब कुछ दे दिया था तुम्हें। वो कांपते हुए बोल रही थी, लेकिन हर शब्द में उसके दिल की चुभन साफ झलक रही थी। तुम इस दुनिया के वो अकेले इंसान थे, जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा यकीन करती थी। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, और तुमने क्या किया? अभिमन्यु सारा का चेहरा अपने कांपते हाथों में भरते हुए बेहद टूटे हुए स्वर में कहता है, प्लीज, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, सारा। प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन सारा का गुस्सा अब भी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। वो फिर से अभिमन्यु के सीने पर मुक्के मारते हुए चीख पड़ी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। मुझे पता है, तुम जो कह रहे हो, वो सब झूठ है, सब झूठ। अभिमन्यु अब अपने सब्र की सीमा खोने लगता है। वो सारा के दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहता है, सारा, होश में आओ। तुम पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? मेरी बातों पर यकीन करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा।
मैं तुम्हारे साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन सारा चीखती है, नहीं, मुझे नहीं करना यकीन तुम्हारी किसी भी बात पर। और तभी अचानक वो दर्द से कराह उठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो अपने दोनों हाथों को कसकर अपने पेट पर रख लेती है। आंखें भींच लेती है जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। अभिमन्यु हड़बड़ाकर उसके पास झुकता है, उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और बेहद घबराए हुए स्वर में कहता है, क्या हुआ सारा? प्लीज मुझे बताओ, तुम इस तरह तड़प कर मुझे डरा रही हो। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? सारा उस पर गुस्से से झल्लाकर उसके हाथों को झटक देती है। उसका ये झटका जैसे अभिमन्यु की सब्र की आखिरी डोरी तोड़ देता है। पागलपन की हालत में वो एकदम से सारा के चेहरे को पकड़ता है और फिर अपने होंठ उसके होठों पर रखकर जोर से काट लेता है। सारा दर्द से कराह उठती है और अभिमन्यु के सीने पर गिरकर रोने लगती है, टूटे हुए, बिखरे हुए स्वर में। अभिमन्यु अब भी उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए गुस्से से कहता है, अगर दोबारा तुमने मेरे हाथों को इस तरह से झटका, तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? तुम्हें जितना मारना है, मारो, जितना चीखना है, चीखो, लेकिन ये मत भूलना कि तुमसे भी ज्यादा हक इस अभिमन्यु राजवंश का है। कमरे में सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में सिर्फ दो दिलों की जंग चल रही थी, एक विश्वास की टूटने, और दूसरा प्यार की जिद। सारा गुस्से से अभिमन्यु के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्ला उठती है, अभिमन्यु राजवंश को सारा पर कोई हक नहीं है, और मुझ पर बाद में हक जमाना, पहले उस पर हक जमाओ जो आज तुम्हारे कमरे में थी। वो कौन थी? बताओ। अभिमन्यु कुछ पल स्तब्ध रह जाता है, फिर गुस्से से सारा के हाथों की तरफ देखता है, जो इस वक्त उसके कॉलर को कसकर पकड़े हुए थे। वो झटके से सारा के हाथों को पकड़ लेता है और उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए गुस्से में कहता है, पहली बात तुम सारा नहीं, सारा अभिमन्यु राजवंश हो, और ये बात कभी मत भूलना। और मैं तुम्हें भूलने दूंगा ही नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, लेकिन साथ ही दर्द और अधिकार भी। और दूसरी बात, वो थोड़ा धीमे स्वर में लेकिन तीखे लहजे में कहता है, जिस लड़की को आज तुमने मेरे कमरे में देखा, जरूरी नहीं कि उसके साथ मेरा कोई अफेयर ही हो। वो मेरी रिलेटिव, मेरी फैमिली मेंबर, मेरी बहन, कुछ भी हो सकती है। सारा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा एक पल के लिए जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसने तो कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। हाँ, ये सच था कि शुरुआत से लेकर अब तक अभिमन्यु ने कभी अपनी फैमिली का ठीक से जिक्र नहीं किया था। सारा की मुलाकात सिर्फ अभिमन्यु के भाई और कुछ दोस्तों से हुई थी, लेकिन उसके घर वालों से कभी नहीं। सारा अब खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस करती है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, आंसू गिरने लगते हैं और वो धीरे से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। प्लीज, इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज धीमी थी, कांपती हुई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जिससे तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ। अभिमन्यु उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी पकड़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार और चिंता थी। मैं तुम्हें इस वक्त छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, सारा। तुम्हें चोट लगी है, और देखो, कितनी हेवी ब्लीडिंग हो रही है। वो उसके चेहरे को हाथों से थामते हुए बेहद नरमी से कहता है, प्लीज अब ऐसे रिएक्ट मत करो, चलो, जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। प्लीज सारा, चलो ना। सारा अभिमन्यु की बात सुनकर एकदम से चौंक जाती है। वो धीमी लेकिन चौंकी हुई आवाज में कहती है, पर मुझे तो कोई चोट लगी ही नहीं। अभिमन्यु उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, तो फिर तुम्हारे पैरों पर इतना ब्लड क्यों है, सारा? सारा एकदम से हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो घबराए सी अपनी नजर अपने कपड़ों की तरफ ले जाती है, और जैसे ही देखती है, एकदम से उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। वो झटके से बेड से उठती है, और आवेश में आकर अभिमन्यु को जोर से धक्का देती है। अभिमन्यु पीछे हट जाता है और उससे पहले कि कुछ समझे, सारा तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अभिमन्यु वहीं ठिठक जाता है, हैरानी से अपने हाथों को देखता है, जिन पर अब भी खून के निशान थे। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और कुछ पल बाद वो खुद को संभालते हुए वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है,
स्वीट हार्ट, प्लीज दरवाजा खोलो। ये तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? देखो, मुझे परेशान मत करो। उसकी आवाज अब और भी नर्म और झुकी हुई थी। मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, सच में नहीं। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे पहले ही तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन प्लीज अब गेट खोल दो। अगर तुमने गेट नहीं खोला तो। अब उसका स्वर थोड़ा सख्त और झुंझलाया हुआ हो जाता है। तो आई स्वेयर, तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। लेकिन वॉशरूम के अंदर एक अलग ही सीन चल रहा था। सारा वॉशरूम के कोने में खड़ी, अपने आप को खुद संभालने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाती है, बेवकूफ अभिमन्यु इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया लेकिन इसे इतनी छोटी सी बात का भी नहीं पता। वो गहरी सांस लेते हुए आगे कहती है, वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, पर इसे ये तक नहीं मालूम कि ये क्या है। वो अपना पेट थामते हुए दर्द से आंखें भींचती है और फुसफुसाती है, हे गॉड, इसे भी अभी ही होना था। इतने दिन तक तो आया ही नहीं, और अब जब आया तो इतने गलत टाइम पर। वो बेचैन हो जाती है, चारों तरफ देखने लगती है। अब मैं क्या करूं? न कोई कपड़ा है, न कोई बैग, रूम में भी नहीं जा सकती। भगवान, यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? ये अभिमन्यु दरवाजा तोड़ ही देगा। वो दरवाजे के पास आती है और बाहर खड़े अभिमन्यु की परछाई देखती है। फिर गुस्से और घबराहट में चिल्लाती है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ वक्त अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। दरवाजे के बाहर अभिमन्यु अब बिल्कुल सीरियस मोड में आ चुका था। उसकी आवाज में चेतावनी साफ झलक रही थी। मैं कहीं भी नहीं जा रहा, सारा। और अगर तुमने अगले 1 मिनट में गेट नहीं खोला ना, तो स्वीट हार्ट, आई प्रॉमिस, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस वक्त हम कहाँ हैं। वॉशरूम के अंदर खड़ी सारा अपना माथा पकड़ लेती है। वो गुस्से से दांत पीसती है। ये आदमी कभी किसी की सुनता भी है या नहीं? हमेशा अपनी ही चलाता है। फिर वो लंबी सांस लेते हुए खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। वो जानती थी कि अभिमन्यु के सामने उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। एक औरत कभी भी अपने पसंदीदा मर्द के सामने इस हालत में नहीं जाना चाहती। हर लड़की का सपना होता है कि जब वो अपने प्यार के सामने जाए, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे। सारा वॉशरूम में रखे हल्के रंग के बाथरोब को उठाती है और पहन लेती है, थोड़ा हिचकिचाहट के साथ, लेकिन अभिमन्यु की जिद के सामने मजबूरी थी। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। अभिमन्यु उसकी तरफ एक तेज नजर डालता है, सिर से पैर तक, और फिर अपनी आदत के अनुसार तंज कसते हुए कहता है, क्या हुआ? बाथरोब क्यों पहन रखा है तुमने? अभी तो बहुत गर्मी है ना? सारा उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे से चिढ़ जाती है। गुस्से से कहती है, अगर नहीं आती तो तुम गेट तोड़ ही देते ना। और अब प्लीज इरिटेट करना बंद करो, समझे? बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? अभिमन्यु अब बिल्कुल मासूम सा बनकर बोलता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती सारा? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देखो, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, और तुम हो कि अजनबियों की तरह बिहेव कर रही हो। वो थोड़ा रुकता है, और फिर आगे कहता है, मैंने सारी गलतफहमियां क्लियर कर दी हैं। वो लड़की जो मेरे कमरे में थी, वो मेरी बहन थी। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा सकता हूँ। सारा गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में अब थकावट और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। मुझे कुछ भी प्रूफ नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ से जाओ, अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु कहाँ मानने वाला था। वो धीरे से उसके करीब आते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, किसी और की बीवी के साथ नहीं, समझी? वो थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन फिर अभिमन्यु की आंखों में सवाल देखती है। वो फिर पूछता है, अब ये तो बताओ, इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही थी तुम्हें? कहीं तुम सच में? सारा गुस्से में अपने बालों को पीछे झटकती है। पागल आदमी। वो तेजी से टेबल के पास जाती है, अपना मोबाइल उठाती है, और उसमें कुछ सर्च करके अभिमन्यु के हाथ में थमा देती है। ले, इसे ध्यान से पढ़, अच्छे से समझ। और हाँ, अब मैं वापस वॉशरूम जा रही हूँ। अगर 1 घंटे से पहले तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा ना, तो आई स्वेयर, तुमसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। समझे? अभिमन्यु एकदम हक्का बक्का रह जाता है।
सारा गुस्से से मुड़ती है, वार्डरोब खोलती है, वहां से एक ढीला सा नाइट सूट और सैनिटरी पैड निकालती है और वॉशरूम में वापस चली जाती है। अभिमन्यु वहीं खड़ा, फोन की स्क्रीन को एकटक घूरते हुए सोच में पड़ जाता है। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल रीजंस फॉर सडन हेवी ब्लीडिंग। उसके चेहरे पर एक शर्म और अफसोस का मिला-जुला भाव आ जाता है। वहीं अभिमन्यु हैरानी से सारा की हरकतों को देख रहा था। उसके हाथ में अब भी वही फोन था, जिसमें सारा ने पीरियड से जुड़ा आर्टिकल सर्च करके दिया था। जैसे जैसे वो एक एक लाइन पढ़ रहा था, उसकी हैरानी, उसका अचरज दोनों गहराते जा रहे थे। ये सब झेलती हैं लड़कियां, हर महीने, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ये सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभिमन्यु के दिमाग में यह बात लगातार घूम रही थी। उसने एक के बाद एक कई आर्टिकल्स पढ़े। पीरियड्स में होने वाला क्रैम्पिंग पेन, मूड स्विंग्स, ब्लीडिंग की तीव्रता, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे इस दौरान एक लड़की को सपोर्ट दिया जाए। उसका खड़ूस बिजनेस माइंड इस वक्त पूरी तरह से केयर मोड में आ चुका था। उसे ये भी एहसास हुआ कि एक लड़की हर महीने ऐसी स्थिति से गुजरती है, जिसमें वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाती है। और उस दौरान उसका चिड़चिड़ा होना, गुस्सा करना, ये सब स्वाभाविक होता है। वो न सिर्फ पढ़ रहा था, बल्कि नोट्स भी बना रहा था अपने दिमाग में। सारा को किस वक्त गर्म पानी देना है, कब उसे रेस्ट करने देना है, कब कुछ मीठा चाहिए होगा, और कब बस चुपचाप उसका हाथ थामे रखना है। इधर 1 घंटा कब बीत गया, अभिमन्यु को खुद भी नहीं पता चला। सारा वॉशरूम से बाहर निकल चुकी थी। उसने अब हल्का फुल्का नाइट सूट पहन लिया था और चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा था। जैसे ही वो बाहर आए और अभिमन्यु को अब भी फोन में डूबा देखा, उसने थककर अपने माथे पर हाथ रख लिया। ओह गॉड, अब शुरू होगा इसका केयर मोड। कभी कभी वो खुद इस बात से इरिटेट हो जाती थी कि अभिमन्यु जरूरत से ज्यादा केयर करने लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये भी बहुत अच्छा लगता था कि पूरी दुनिया के सामने खड़ूस बना घूमने वाला ये आदमी मेरे सामने बिल्कुल एक मासूम, जिद्दी बच्चे की तरह बन जाता है। सारा अभी भी गौर से अभिमन्यु को ही देख रही थी, पर उसे काफी पेन भी हो रहा था। सारा दर्द से अपने पेट पर हाथ रख लेती है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, अभिमन्यु तुरंत हरकत में आ गया। उसने फौरन अपना मोबाइल साइड में रखा और बिना एक पल गंवाए सारा के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हो? सारा हैरानी से बोली और गिरने के डर से अपनी बाहें अभिमन्यु के गले में डाल दी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह का दर्द, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का। अभिमन्यु ने बेहद प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया। सारा, जो इस वक्त पीरियड्स की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी, उसे उस वक्त कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। ये नॉर्मल था, हर लड़की उस दौर में ऐसे ही महसूस करती है। कभी कभी कोई बहुत अच्छा बिहेव भी कर रहा हो, तो भी बस मन नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस वक्त सारा के साथ हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं चली जाए, जहां न कोई आवाज हो, न कोई इंसान। पर वो ये भी जानती थी कि अभिमन्यु उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप करवट बदलकर पीठ अभिमन्यु की तरफ कर ली। अभिमन्यु परेशान होकर उसे देख रहा था। उसने धीरे धीरे सारा के कंधे पर हल्की सी टच की। सारा, सारा, बात तो सुनो। कई बार उसने उसे पुकारा, लेकिन सारा ने इग्नोर किया। फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, वो झटके से पलटी और गुस्से में बोली, क्या है अभिमन्यु, क्यों परेशान कर रहे हो? चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, वरना यहाँ से जाओ। अभिमन्यु एकदम बच्चों की तरह मुंह लटका लेता है और मासूमियत से कहता है, मैं तो बस पूछ रहा था, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना दर्द? चाहो तो हम अभी डॉक्टर के पास चल सकते हैं। सारा अब तक अभिमन्यु के बार बार परेशान करने से तंग आ चुकी थी। वो गुस्से में फुफकारते हुए अभिमन्यु के पेट पर बैठ जाती है। अब बताती हूँ तुम्हें कितना दर्द होता है, उसने कहा और हल्के से घूंसे से उसका सीना ठोक दिया। परेशान करके रख दिया है तुमने। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे आराम करने दो तो क्यों नहीं मानते? अभिमन्यु उसकी नाराजगी देखकर मुस्कुरा देता है।
पर तभी सारा अचानक उसकी गर्दन के पास झुकती है और होठों से हल्का सा स्पर्श कर उसे चौंका देती है। अब बताओ, कैसा लगता है जब कोई बार बार तंग करे? कहते हुए वो उसे हल्के हल्के काटने लगती है, कभी कंधे पर तो कभी उसकी गर्दन के पास। अभिमन्यु पहले तो हैरान हो जाता है, पर फिर हंसते हुए कहता है, ये कौन सा नया टॉर्चर है मैडम? ओह सारा, सारा को इस हरकत में जाने क्यों दर्द के बीच भी मजा आने लगता है, क्योंकि हर बार जब वो अभिमन्यु को हल्का सा काटती, अभिमन्यु के मुंह से एक हल्की सी आह निकलती थी, जो उसे बहुत राहत देती थी। अब समझे मेरा दर्द? देखो, मैं कितना चिड़चिड़ी हो गई हूँ। कभी तो तुमसे प्यार करूं, कभी काटूं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। वो फाइट करते करते थक गई थी। अब उसकी सांसें तेज थी और वो धीरे से अभिमन्यु के सीने पर सिर रखकर लेट गई। अभिमन्यु उसके बालों को सहलाता रहा, नर्म हाथों से, बहुत प्यार से। उसे पता था कि सारा इस वक्त अंदर से टूटी हुई है, थकी हुई है। पीरियड्स का दर्द और उस पर इमोशनल थकान, ये मिलकर उसकी जान को बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन अभिमन्यु की बाहों में होने से सारा को थोड़ी राहत मिली थी। कुछ ही पल बाद सारा की आंखें बंद हो गईं, लेकिन दर्द अभी भी था। पेट पर फिर से वो भारीपन महसूस हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, पर अभिमन्यु को ये जताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति फिर से परेशान हो। वही अभिमन्यु, जो अब तक गहरी सांसें ले रहा था, उसे सारा की गर्म सांसें और उसकी बाहों का एहसास बेहद गहरा लग रहा था। उसके अंदर का प्यार जाग चुका था। वो चाहता तो था कि इस सुकून भरे पल को कुछ और बढ़ाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, ये वक्त सारा के दर्द का है, मेरे प्यार का नहीं, उसने मन में सोचा। अब वह बस उसकी पीठ सहला रहा था और अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था, सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त देखकर खुद को रोक सके। तभी अभिमन्यु को अपने सीने पर कुछ गीला सा महसूस होता है। वो तुरंत नीचे देखता है, तो सारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, जैसे दर्द सहने की कोशिश कर रही हो। अभिमन्यु सब समझ गया। उसे याद आया जब उसने पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें साफ लिखा था कि इस वक्त लड़की को सबसे ज्यादा अपने पार्टनर के प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। उसने बिना देर किए बहुत स्नेह से सारा को धीरे से सीधा लिटाया और उसके माथे पर एक नर्म चुंबन दिया। सारा पूरी तरह शांत थी। वो इस वक्त कुछ भी बोलने या लड़ने की हालत में नहीं थी। अगर ये कोई और वक्त होता, तो शायद वह शर्म से खुद को छुपा लेती, पर आज वो थक चुकी थी, दर्द में थी, टूट चुकी थी। अभिमन्यु बहुत ही नरमी से उसके ऊपर की शर्ट को हटाता है और फिर खुद की शर्ट भी उतार देता है, ताकि उसकी गर्माहट से सारा को थोड़ा सुकून मिल सके। फिर वो नीचे झुककर सारा के पेट को धीरे धीरे हल्के स्पर्श से सहलाने लगता है। सारा को जैसे एक पल में सुकून मिलने लगता है। उसके शरीर में जो ऐंठन और दर्द था, वो धीरे धीरे कम होता महसूस हो रहा था। अभिमन्यु एक हाथ सारा के सिर के नीचे रखता है और दूसरे से लगातार उसके पेट को सहलाते हुए प्यार भरी नजर से उसे देखता रहता है। कुछ देर पहले जिसकी आंखें बंद थीं, अब वही सारा हल्के से अपनी पलकों को खोलती है और चुपचाप गहराई से अभिमन्यु को देखती है। अभिमन्यु उसकी आंखों में झांकता है और फिर प्यार से उसके माथे, फिर धीरे धीरे गर्दन पर चुंबन देता है। पर वह अब भी ध्यान रखता है कि उसका एक हाथ लगातार सारा के पेट पर रहे, क्योंकि यही वह स्पर्श था जो उसे सुकून दे रहा था। धीरे धीरे वह उसके और करीब आता है और उसके चेहरे पर चुपचाप प्यार बरसाने लगता है। पर तभी अभिमन्यु रुकता है। उसे महसूस होता है कि सारा फिर से पूरी तरह शांत हो चुकी है। वह जल्दी से उसे देखता है और पाता है कि सारा सो चुकी है। एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। अभिमन्यु सारा को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को हल्के से सहलाता है। नींद में ही सारा अभिमन्यु को अपनी बाहों में कस लेती है, जैसे कह रही हो, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम पास हो। अभिमन्यु उसकी ये मासूम हरकत देखकर उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन देता है और खुद भी उसे थामे थामे आंखें बंद कर लेता है। और फिर दोनों, जैसे दो मासूम बच्चे, एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं।
अगली सुबह की हल्की धूप कमरे में चुपचाप दाखिल हो रही थी। सारा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसका सिर अभिमन्यु के सीने पर टिका हुआ था और अभिमन्यु की बाहें अब भी उसी तरह उसे थामे हुए थी, जैसे रात में कसकर पकड़ा हो। सारा हल्के से करवट बदलती है, इतनी हल्की कि अभिमन्यु की नींद न टूटे। लेकिन अभिमन्यु बिना आंखें खोले ही धीमे से बुदबुदाता है, थोड़ा और सोने दो ना, बहुत सुकून मिल रहा है। सारा उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराती है, फिर सिर उठाकर बैठ जाती है। बालों को सुलझाते हुए वो कमरे की ओर देखती है। थोड़ी बिखरी हुई रात की कहानी अभी तक कमरे में बसी हुई थी। उसे एहसास होता है कि उसके पेट में अब भी थोड़ा दर्द है, लेकिन अभिमन्यु की बाहों में जो सुकून मिला, वो इस दर्द पर भारी पड़ रहा था। पीछे से अभिमन्यु भी अब उठ चुका था। हथेली से अपनी आंखें मसलते हुए वो सारा की ओर देखता है। गुड मॉर्निंग, मिसेज राजवंश, वो धीमे से मुस्कुराकर कहता है। सारा उसे एक नजर से देखती है, फिर हल्की झुंझलाहट के साथ कहती है, कल रात बहुत परेशान किया तुमने, अब सुबह सुबह फिर से रोमांटिक मोड में मत आ जाना, प्लीज। तो क्या करूं? अभिमन्यु शरारत भरी आवाज में बोलता है। जब सामने तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, तो ये दिल कैसे कंट्रोल हो? सारा चुपचाप उसे देखती है। उसकी मासूमियत से भरी हुई बातों में जो सच्चाई होती थी, उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। थैंक यू, सारा धीरे से बोलती है, कल रात मेरा साथ देने के लिए। मैं तुम्हारा पति हूँ, सारा। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखता है। मेरा फर्ज है तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारा साथ देना, और ये तो मेरा प्यार है जिसमें तुम्हारा हर दर्द मेरा हो जाता है। सारा की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो उन्हें छुपाते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। पीछे से अभिमन्यु कहता है, अब मेरी शर्ट पहन लेना, तुम्हारी वाली तो कल रात। वो बात अधूरी छोड़ देता है। सारा दरवाजे पर रुकती है, पीछे मुड़कर उसे देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इडियट कहीं के। सारा अभिमन्यु की मासूम सी शरारतों को नजरअंदाज करती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ती है। अब प्लीज कुछ देर तो चैन से बैठो, कहकर वो अंदर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अभिमन्यु अपने फोन की स्क्रीन देखता है। सुबह के 6:52। अब अगर कोई घर में उठ गया तो मेरी खैर नहीं, वो खुद से बड़बड़ाता है और अपनी हुडी पहनकर कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ता है। बाहर बगीचे में पृथ्वी जॉगिंग कर रहा होता है। वह हर रोज सुबह सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, पर आज उसकी नजर अचानक सारा के कमरे की खिड़की पर चली जाती है। वो देखता है, एक आदमी धीरे धीरे वहां से उतर रहा है। ओए, ये कौन है? पृथ्वी चौंक जाता है। बिना एक सेकंड गंवाए वो सीधा उस तरफ दौड़ लगाता है। जैसे ही अभिमन्यु खिड़की से नीचे उतरता है और ग्रिल के सहारे उतरने की कोशिश करता है, पीछे से पृथ्वी आकर उसे पकड़ लेता है। अबे बदतमीज, मेरी बहन के कमरे में क्या कर रहा था तू? कहकर पृथ्वी उसे घूंसा मार देता है। अभिमन्यु का चेहरा अब भी हुडी में छुपा होता है। वो कुछ कहता नहीं, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। पृथ्वी उसे जमीन पर गिरा देता है और लगातार मार रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत, छुपके से मेरी बहन के कमरे में घुसा, हरामी कहीं का। अभिमन्यु अब भी खुद को छुपाए हुए है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी एक और घूंसा मारने को होता है, अभिमन्यु एकदम से हुडी हटाकर अपना चेहरा दिखा देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, साले यह मैं हूँ।